लास्ट डे हमने केमिस्ट्री में कोवैलेंट बॉन्ड देखा था, है ना। कोवैलेंट बॉन्ड देखा था हमने। आपने पढ़ा था कि कार्बन कंपाउंड के बीच कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। इसलिए बनता है कि कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। आप कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन जब बनाते हैं तो इसके लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 मिलता है। आपने पढ़ा है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी टेंडेंसी होती है अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना, अपना ऑक्टा कंप्लीट करना। उनकी वो टेंडेंसी होती है कि हमारा ऑक्टा कंप्लीट हो। इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन का लॉस भी करते हैं, गेन भी करते हैं, शेयरिंग भी। लेकिन भाई कुछ वहां भी कंडीशंस हैं कि कोई भी एलिमेंट 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं कर सकता। तो एलिमेंट अगर लॉस करेगा तो कोई दूसरा एलिमेंट वहां गेन करने वाला भी होना चाहिए, है ना। ऐसे थोड़ा एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो हवा में उड़ जाए, ऐसी कोई बात नहीं। तो एक लॉस करने वाला होना चाहिए तो एक गेन करने वाला भी होना चाहिए। हम जितना लॉस करते हैं उतना ही क्या होता है, दूसरा एलिमेंट गेन भी करता है। ये एक सिस्टम है। अगर कोई क्वेश्चन एराइज करता है कि एलिमेंट के बीच बॉन्ड क्यों बनता है ना, कोई भी 2 एटम अगर एक साथ हैं तो उनके बीच कोई ना कोई बॉन्ड है, आप जान जाए। वह एटम सेम भी हो सकते हैं, अनलाइक भी हो सकते हैं। तो इसका रीजन है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका वो अपना ऑक्टा कंप्लीट करने के लिए, मतलब अपने मोस्ट आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन का लॉस, गेन या शेयरिंग करते हैं, जिसके चलते उनके बीच बॉन्ड बनता है। हाँ, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका ऑक्टा कंप्लीट है। संयोग की बात है कि वो सब एलिमेंट गैस हैं, उनको एक नाम दिया गया नोबल गैस या इनर्ट गैस। नोबल गैस की काउंटिंग 6 है, नाम याद रखेंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेटॉन। ये 6 हैं, इनको नोबल गैस कहा है। नोबल मेटल नहीं कहेंगे, नोबल गैस कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला चीज आपको मिलता है, तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑक्टा कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि लास्ट सेल में इसके 4 है। तो ये तो भाई 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया। आपने पिछले दिनों पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। अब बात आती है आयोनिक बॉन्ड की। आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। क्वेश्चन ये उठा कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या है या आयोनिक बॉन्ड क्या है। द केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड थ्रू loss or gain of electrons. The chemical bond is formed through loss or gain of electrons between 2 atoms. यानी 2 एटम के बीच इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से जो बॉन्ड बनता है वह इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाने में जो 2 एटम होंगे उसमें एक एटम मेटल होगा और एक नॉन मेटल है ना। एक मेटल होगा, एक नॉन मेटल। तो आप कहोगे कि सर हम पहचानेंगे कैसे एक मेटल है कि नॉन मेटल है। तो वेरी सिंपल,
आपको जो एलिमेंट दिया जाएगा आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्राइव करेंगे, उसके देखेंगे कि अगर उसके लास्ट में यानी आउटर मोस्ट सेल में 1 हो 2 हो 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो मेटल है। 1 2 3 होगा तो मेटल होगा, और 3 से अधिक हुआ, 4 हुआ 5 हुआ 6 हुआ 7 हुआ 8 हुआ, वो नॉन मेटल। बस ये सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन का तरीका है, उसमें कहीं कुछ सोचना नहीं। एक बात। दूसरी बात, जिसके लास्ट में 1 हो 2 हो 3 होगा इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन का हमेशा ऑलवेज लॉस करेंगे, और जिसके लास्ट में 5 हो 6 हो 7 हो वो गेन करेंगे। जो गेन करते हैं वो नॉन मेटल, और जो लॉस करते हैं मेटल। ठीक है, तो जो लॉस किए एलिमेंट मतलब उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, उस रेशियो में प्रोटॉन अधिक हो गया उसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो वो हो जाते हैं पॉजिटिव। और जो इलेक्ट्रॉन गेन किया उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया, और इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव आयन हो गया। नेगेटिव आयन को हम एनायन कहते हैं और पॉजिटिव आयन को कैटायन कहते हैं। ये बात। तो ये देखिए, ये चीज़ें आपको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में आएंगी। डिफिनीशन क्या दे सकते हैं? द केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड थ्रू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, थ्रू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड या इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। क्योंकि इस बॉन्ड बनाने में आयन का फॉर्मेशन होता है, एक पॉजिटिव आयन बनता है, एक नेगेटिव आयन, इसलिए इस बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं। दूसरी बात, द आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड मेटल एटम एंड एक नॉन मेटल एटम, एक मेटल एटम और एक नॉन मेटल एटम के बीच बनता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम लेके चलते हैं, मान लिया जाए, एक आपको हम एग्जाम्पल लेते हैं, शो आयोनिक बॉन्ड इन MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड में दिखाना है आयोनिक बॉन्ड। तो देखिए, इसमें दो एटम हो गए, एक एटम मैग्नीशियम हो गया, एक एटम ऑक्सीजन। ठीक है, तो सबसे पहला काम करेंगे हम, मैग्नीशियम का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पुट करते हैं। आइए देखिए, इसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा 2, ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया? लॉस कर दिया। तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 2 8 बचे, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन ये बाहर कर दिया, तो इसके पास 2 पॉजिटिव बढ़ जाएंगे, है ना। हम जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, उसके क्रॉसपॉन्डिंग पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। क्योंकि पहले ही मैंने बता दिया कि 3 से अधिक नहीं करते हैं, तो उतना ही रहेगा। एक बात। दूसरी बात, एक चीज गौर करेंगे, और इसको पढ़ते हैं मैग्नीशियम एटम, इसको पढ़ते हैं मैग्नीशियम आयन। अब वो बात अलग है कि ये पॉजिटिव आयन है, वो आप देख के बता देना। एक बात। दूसरी बात, मैग्नीशियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, मैग्नीशियम आयन का ये है। तो आपसे हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है ऑलवेज कि किसी भी एटम और आयन, तो हम एकदम कंफर्म होके बोलेंगे कि एटम और आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी भी सेम नहीं होता है, किसी भी एटम का। मान लिया जाए आपसे पूछा गया सोडियम एटम, तो सोडियम एटम का होगा 281 और सोडियम आयन 2 8।
कभी भी सेम नहीं होता है। एक क्वेश्चन रास्ते में मैं आ रहा था, एक बच्चे ने हमसे, स्टूडेंट ने पूछा कि सर, चूंकि आप लोग उसको पढ़े हैं कार्बन कंपाउंड को, नेम ए साइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। नेम ए, एक कंपाउंड का नेम बताना है जो साइक्लिक हो, अनसैचुरेटेड हो। तो जानते हैं वह कंपाउंड है बेंजीन। कैसे भाई? साइक्लिक माने क्लोज्ड, साइक्लिक मीन्स क्या हो गया? क्लोज्ड स्ट्रक्चर। तो क्लोज्ड स्ट्रक्चर जो होता है वो आपने पीछे पढ़ा है एरोमेटिक में और एलिसाइक्लिक में। एलिसाइक्लिक में साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, तो उसमें सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड तो सैचुरेटेड हो गया, लेकिन बेंजीन में क्या है? डबल बॉन्ड है ना? डबल बॉन्ड है ना, तो स्वाभाविक है कि जिसमें डबल बॉन्ड होगा वो अनसैचुरेटेड होगा। अब बाद में बात आएगी भाई देखिए ये अनसैचुरेटेड है, इसका नाम क्या हो सकता है? अगर हम नाम जानते हैं तो पुट कर देंगे कि भाई बेंजीन। मतलब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा चीज है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हमने पुट किया 2-6। अब देखिए ये 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 से अधिक का लॉस नहीं हो सकता। तो ये क्या किया? ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, जिसको मैग्नीशियम ने लॉस किया था। गेन किया 6 पहले से, 2 इलेक्ट्रॉन और आ गया। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन और आ गया। अब देखिए इस पर पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है, दोनों पर अपोजिट चार्ज है। और हमने पढ़ा है कि अपोजिट चार्ज के बीच क्या होता है? अट्रैक्शन। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ये देखिए मैग्नीशियम है, कैसे ऐड करेंगे? तरीका देख लें। मैग्नीशियम के लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस 2 इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे क्रॉस के द्वारा दिखा रहे हैं। किससे ऐड हो रहा है? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देता है, प्रोवाइड किया। ठीक है, ऑक्सीजन को प्रोवाइड किया। उसके बाद ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया, तो मैग्नीशियम के पास 2 पॉजिटिव हो गए और ऑक्सीजन के पास, अब देखिए दो निगेटिव हो गए, है ना? 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव। ठीक है, तो 2 पॉजिटिव और 2 निगेटिव हो गए। अपोजिट चार्ज के बीच एक फोर्स काम करता है, स्टैटो इलेक्ट्रिक फोर्स, और उस स्टैटो इलेक्ट्रिक फोर्स के थ्रू ये दोनों कंबाइंड एटम होकर एक कंपाउंड बनाते हैं NgO। अगर हमें इसको ब्रीफ में लिखने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए तो हम क्या करेंगे? बस सिंपल वे में लिख देंगे। सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, ये केस दिखा देंगे, और दिखाने के बाद अपने सिंपल वर्ड में लिखेंगे द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ मैग्नीशियम एटम इज 282। मैग्नीशियम एटम आर लॉस 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म मैग्नीशियम पॉजिटिव आयन। बस हो गया। उसके बाद ये वाला स्टेप दिखा देंगे द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 2-6। ऑक्सीजन एटम गेन 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए गेन कर रहा है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय मैग्नीशियम एटम। भाई 2 इलेक्ट्रॉन कहां से मिला? टू फॉर्म ऑक्सीजन आयन। हो गया। उसके बाद आप ये वाला चीज दिखाते हो, लिखते हो मैग्नीशियम आयन एंड ऑक्साइड आयन हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। देखिए 2 पॉजिटिव है, 2 निगेटिव, इक्वल हो गए, बट अपोजिट चार्ज।
दे अट्रैक्ट ईच अदर थ्रू स्टैटोइलेक्ट्रिक फोर्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हम ब्रीफ में बता देते हैं, लिख सकते हैं अपने से कि लिखवा दें, लिख ये बात। तो इस तरह से ये आपका कंपाउंड बनता है। चलो लिख लो इसको। आयोनिक बॉन्ड, एक अदर एग्जांपल में AlCl3, आइए देखा जाए। AlCl3 देखिए, एल्युमिनियम क्लोराइड में आयोनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं। एक एटम एल्युमिनियम हो गया, एक एटम क्लोरीन हो गया, ये हो गया एल्युमिनियम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हो गया 283। देखिए इसके लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा। 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, 2 8 3 पॉजिटिव हो गया। हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 3x लिखते हैं वैसे 3 पॉजिटिव लिखिए। दूसरा एटम है क्लोरीन। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 287, ठीक है। इसको आप 1 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, लेकिन यहाँ लॉस हो रहा है कितना, 3 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन दे दीजिएगा तो तुरंत क्वेश्चन एराइज होगा कि फिर 2 इलेक्ट्रॉन गया तो कहाँ गया, है ना? अच्छा ठीक, तो देख लीजिए फार्मूला में यहाँ क्लोरीन के 3 एटम इन्वॉल्व है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 3 एटम इन्वॉल्व है तो हम यहाँ 3 एटम दिखा देंगे, बस हो गया बात। 3 एटम दिखा देंगे क्योंकि फार्मूला दिया उसी को और उसी पर हमें दिखाना है। एक एटम को 1 इलेक्ट्रॉन, तो 3 एटम को 3 इलेक्ट्रॉन, तो यह बनेगा क्लोराइड आयन और 3 क्लोराइड आयन, 3 क्लोराइड आयन। हम कैसे इसको दिखाएंगे भाई, दोनों आयन अट्रैक्ट होंगे। तो देखिए सबसे पहले एल्युमिनियम आपने लिखा, क्लोरीन के 3 एटम हैं, ठीक है, 3 एटम होंगे। आपने अभी दिखाया, कहा कि सर एल्युमिनियम के लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। क्लोरीन के लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, सेवन आपने इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। जितने भी क्लोरीन एटम है, इच क्लोरीन एटम को 1 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां इधर से आ गया, 1 यहां चला गया और 1 यहां चला गया। एरो का साइन क्लियर दिखाएंगे ताकि पता चल जाए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। अब देखिए एल्युमिनियम से इलेक्ट्रॉन तीनों निकल गए, तो तीनों निकल गए, पास हो गए, तो यहां पर 3 पॉजिटिव हो गया। और क्लोरीन के पास 3 निगेटिव हो गए और इसके पास सब इलेक्ट्रॉन को दिखा दिए, चूंकि 7 पहले से थे, 1 ले लिया तो 8 हो गए। ठीक है, तो देखिए 3 पॉजिटिव 3 निगेटिव। एल्युमिनियम आयन एंड क्लोराइड आयन हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, दे अट्रैक्ट थ्रू स्टैटोइलेक्ट्रिक फोर्स। आप स्टैटोइलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, कुछ नहीं है, आपने सब पिछले क्लास में पढ़ा होगा 7th क्लास में, कि जब बाल में कंघी या कॉम्ब को रबिंग करते हैं तो इनमें अट्रैक्ट्स, ये फोर्स प्रोड्यूस होता है जो पेपर के छोटे छोटे पीस को अपने ओर अट्रैक्ट करते हैं। दिस फोर्स इज स्टैटोइलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये अट्रैक्ट किए और अट्रैक्ट करने के बाद आपको एक कंपाउंड बना दिए। एल्युमिनियम के 1 एटम है, 1 हो गया, यहाँ क्लोरीन के 3 एटम बन रहे हैं, AlCl। बस हमेशा इस बात, अच्छा आपके मन में हुआ कि सर
क्लोरीन में तो आप इलेक्ट्रॉन लास्ट में दिखा दे, एल्युमिनियम में नहीं दिखा रहे, इसलिए कि एल्युमिनियम में आपने लास्ट में जो 3 इलेक्ट्रॉन है वही दिखाना है। हमेशा याद रखेंगे कि बॉन्ड बनाने में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व होंगे, चाहे आयोनिक बॉन्ड हो या कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्यों? सिंपल सा इसका आंसर है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हाईली एनर्जेटिक होते हैं, हाईली एनर्जेटिक होते हैं। दूसरा इसमें एक क्वेश्चन आता है कि आयोनिक बॉन्ड के जो कंपाउंड हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड ऑफ आयोनिक बॉन्ड, मतलब वैसे कंपाउंड जिसमें आयोनिक बॉन्ड पाए जाते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो देखो भाई, पहली बात, आयोनिक कंपाउंड्स आर कॉमनली सॉलिड। आप देखेंगे कि आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं जनरली सॉलिड होते हैं। जैसे NaCl में पाया जाता है, तो आप NaCl मीन्स कॉमन साल्ट, घर में है कॉमन साल्ट, सॉलिड फॉर्म में है, भले पाउडर ही है लेकिन वो सॉलिड है। सेकेंड, आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वाटर में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। थर्ड, MP and BP, melting point and boiling point of ionic compounds are comparatively high, यानी कोवैलेंट कंपाउंड से इसका हाई होता है। आयोनिक कंपाउंड्स आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी जब ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो ये इलेक्ट्रिक का कंडक्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में नहीं कर सकते। बिकॉज इसलिए चूंकि ये आयोनिक कंपाउंड है, वाटर में जब डिसॉल्व होंगे तो आयन में ब्रेक डाउन हो जाए, आयन में बदल जाते हैं, टूट जाते हैं। और हमेशा ये थ्योरी है, आप हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि जो सब्सटेंस, मान लिया जाए कोई पूछा कि यह सब्सटेंस इलेक्ट्रिक का कंडक्ट करता है, यह नहीं करता, इसका रीज़न क्या है, तो सीधे कहेंगे बिकॉज जो भी आपके सामने सब्सटेंस का नाम दिया हो, जैसे नमक का हो कॉमन साल्ट, सीधे कहेंगे बिकॉज कॉमन साल्ट डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म आयंस, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, है ना, देयरफॉर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बट शुगर सॉल्यूशन, चीनी या ग्लूकोज या अल्कोहल, इट इज डिसॉल्व इन वाटर बट डू नॉट प्रोड्यूस आयंस, ये आयंस का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, देयरफॉर दिस सॉल्यूशन डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व होंगे बट आयन का फॉर्मेशन नहीं करेंगे वो इलेक्ट्रिक का कंडक्ट नहीं करेंगे, और जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं और आयन का फॉर्मेशन करते हैं वो इलेक्ट्रिक का कंडक्ट करते हैं। ये बात, तो कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो आयन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, इसलिए उनसे इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं होता। ये बात। इसी तरह से कल हमने कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा था, तो कोवैलेंट बॉन्ड के क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स कंपाउंड के? तो कोवैलेंट कंपाउंड्स आर कॉमनली लिक्विड एंड गैस, लिक्विड एंड गैस एक। सेकेंड, कोवैलेंट कंपाउंड्स आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। थर्ड, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स आर कंपैरेटिवली लो, इट इज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो भाई, ये आपका एक क्वेश्चन है ना। देखिए, कार्बन कंपाउंड के बीच कुछ रिएक्शन भी होते हैं। एक कॉमन रिएक्शन है, कार्बन कंपाउंड जो इतने भी हैं लगभग, जिसको आप हाइड्रोकार्बन कहते हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं, वो इनफ्लेमेबल होते हैं, ज्वलनशील होते हैं, बहुत जल्दी कैच टू फायर, आग पकड़ते हैं। कोई भी कार्बन कंपाउंड जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन खास करके, वो बड़े ही अच्छे इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, चाहे मीथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो। आप घर में देखते हैं, आपके घर में एलपीजी गैस है, एलपीजी गैस इज मिक्सचर ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन।
मीथेन का यूज हम लोग नेचुरल गैस के रूप में करते हैं। इससे हम लोग CNG, LNG, PNG बनाई जा रही है, जिससे बड़े बड़े मेट्रो सिटी में ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल चल रहा है। यानी हाइड्रोकार्बन बड़े ही अच्छे इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं। और किसी भी हाइड्रोकार्बन का जब कंबस्टन करते हैं, एक रिएक्शन हो गया कंबस्टन रिएक्शन, और आपने पढ़ा होगा कंबस्टन के लिए ऑक्सीजन जो है नेसेसरी होता है। ठीक है, कंबस्टन के लिए ऑक्सीजन क्या होता है भाई? नेसेसरी होता है ना। देखिए, हीट करना अलग हो गया, हीट के लिए ऑक्सीजन नेसेसरी नहीं है, वो विदाउट ऑक्सीजन हीट होता है। लेकिन जैसे ही बर्निंग शब्द वर्ड दे दिया, कंबस्टन दे दिया, तो वहाँ ऑक्सीजन जरूरी है। तो आप कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर आप लेते हैं तो ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में वो जब कंबस्टन करता है तो CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्रोड्यूस करता है। कोई भी, आपने मीथेन लिया, अनसैचुरेटेड में लेते हैं, CO2 H2O प्लस हीट। आप एथेनॉल लेते हैं, C2H5OH, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में हीट करते हैं तो CO2 प्लस H2O प्लस हीट देता है। ठीक है, ये बात होती है। तो आप कोई भी हाइड्रोकार्बन लेते हैं, जहां कंबस्टन की बात आई तो ऑक्सीजन में बर्निंग करेंगे और ये चीज बनाता है। आप अपने घर में देखें, हम लोग घर में कोल है, वुड है, डंग केक है, काऊ डंग केक, उसको भी बर्निंग जब करते हैं तो यही चीजें बनती है। वो भी एक हाइड्रोकार्बन के सोर्स होते हैं। हाँ, इसमें अब थोड़ा सा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन ये होगा, एक गैस है इथाइन, इथाइन C2H2। इथाइन का एक अदर नेम है, कॉमन नेम एसिटिलीन, एसिटिलीन। और एसिटिलीन गैस का यूज गैस वेल्डिंग में होता है, कभी रोड पर देखेंगे, है ना, तो कहीं मिलता है। वेल्डिंग दो तरह के होते हैं। वेल्डिंग दो मेटल को जोड़ने का काम करते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, वो ये लंबा सा रड होता है और वो सिकिंजा पकड़ के ब्लैक कलर का वो ग्लास रहता है, लगा के देख के करता है, वो होता है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। और एक होता है गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में आप देखेंगे कि दो सिलेंडर होता है। एक सिलेंडर ऐसे जमीन पर हॉरिजॉन्टल लिटा देता है और एक खड़ा रहता है वर्टिकल, है ना। कहीं मार्केट में वहाँ टारगेट एकेडमी वगैरह के पास सामने देखिएगा तो है। तो जो हॉरिजॉन्टल रहता है उसमें ऑक्सीजन गैस होती है, और जो वर्टिकल होता है उसमें वह जो है एक मटेरियल डालता है, उसका नाम है कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, वो डालता है और उसके साथ वाटर डालता है। ठीक है, डालता है, और जैसे ही डालता है तो उसमें C2H2 इथाइन गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और इथाइन गैस प्रोड्यूस होती है। तो इथाइन गैस का यूज हम लोग गैस वेल्डिंग में करते हैं। अब हमारा यह क्वेश्चन है जो कंबस्टन से रिलेटेड है कि इथाइन गैस को जब हम एयर के प्रेजेंटेशन में जलाते हैं, इथाइन गैस को जब हम एयर के प्रेजेंटेशन में जलाते हैं तो वह सूटी फ्लेम का अर्थ हो गया SHOOTY, ब्लैक धुआं के साथ जलता है। येलो फ्लेम ब्लैक धुआं। ठीक है, और जब ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में जलाते हैं तो वह ब्लू फ्लेम के साथ जलता है। गौर करेंगे,
एसिटिलीन को एयर के प्रेजेंटेशन में जलाते हैं तो सूटी फ्लेम, सूटी फ्लेम का अर्थ हो गया येलो फ्लेम और ब्लैक स्मोक। और घर में भी आप देखेंगे कि जो मटेरियल येलो फ्लेम देते हैं उसमें ब्लैक स्मोक श्योर निकलता है। कैंडल लाइट हो गया, घर में दिया हो गया, ये सब देखेंगे तो ये। और उसको जब हम ऑक्सीजन में जलाते हैं तो ब्लू फ्लेम के साथ जलता है। ऐसा क्यों? तो आप एक थ्योरी जान जाए, कंबस्टन में है, जिस ऑब्जेक्ट को सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलेगा, पर्याप्त ऑक्सीजन, सफिशिएंट ऑक्सीजन, अगर जिस मटेरियल का सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलेगा तो उसका बर्निंग कंप्लीट होता है, वो ब्लू फ्लेम देता है। जैसे आपके घर में एलपीजी गैस सिलेंडर में है, वो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करता है। क्यों भाई? इसलिए कि आप उसमें देखेंगे इतना बड़ा चूल्हा होता है, पूरा खोखला होता है, गैस पाइप से आती है, बर्नर में जाती है, बर्नर भी इतना बड़ा है लेकिन पूरा खाली होता है, पूरा खाली है। तो उससे जो गैस जारी है एलपीजी गैस, एयर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है और उसका कंबस्टन यानी बर्निंग ब्यूटेन का अच्छी तरह से होता है, कार्बन का बर्निंग सफिशिएंट होता है और वह ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करता है, कोई स्मोक नहीं। और उसके ऊपर ब्लू फ्लेम के ऊपर अगर हम ऐसे कोई हार्ड ऑब्जेक्ट रख दें, जले ना, तो इस पर देखिएगा कोई ब्लैक पार्टिकल नहीं बचेगा। लेकिन अगर जो मटेरियल येलो फ्लेम देता है, अगर उसके ऊपर ऐसे रख दें तो आप देखेंगे एकदम बारीक पाव ब्लैक कार्बन पार्टिकल जमा हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो येलो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं उसमें कार्बन का कंबस्टन सफिशिएंट नहीं होता है, कार्बन का कंबस्टन सफिशिएंट नहीं होता है और इसीलिए कार्बन के पार्टिकल बाहर आ जाते हैं और हमारे कोट के ऊपर वो जमा हो जाते हैं, हार्डबोर्ड के नीचे जमा हो जाते हैं। तो अब आइए अपने क्वेश्चन पर। एसिटिलीन को जब हम एयर में बर्निंग करते हैं तो एयर में बहुत सी गैसें सच एज CO2 नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, जिसके चलते एसिटिलीन का सफिशिएंट कंबस्टन नहीं हो पाता है। जैसे ही ऑक्सीजन में हम बर्निंग करते हैं तो उसका सफिशिएंट कंबस्टन हो जाता है और वह ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करता है। यही है। एक हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए कंबस्टन। एक है मीथेन। क्वेश्चन है कि ब्यूटेन के कंपैरिजन में मीथेन एक गुड फ्यूल से कैसे? ब्यूटेन के कंपैरिजन में मीथेन एक गुड फ्यूल से कैसे? तो देखो भाई, कुछ नहीं करना। मीथेन का फार्मूला ये हुआ CH4, ब्यूटेन का हो गया C4H10। देखेंगे स्ट्रक्चर जब फॉर्म करते हैं तो मीथेन में ईच कार्बन एटम के साथ 4 हाइड्रोजन एटम, और ब्यूटेन का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ईच कार्बन एटम के साथ देखिए कितने हाइड्रोजन। आप आगे पढ़ेंगे है ना, सोर्स ऑफ एनर्जी में। अभी अर्थ पर सबसे अच्छा फ्यूल्स हाइड्रोजन है, सबसे अच्छा फ्यूल्स हाइड्रोजन है ना अर्थ पर। क्यों है आगे आएगी बात, लेकिन आप जान जाए सबसे अच्छा फ्यूल्स हाइड्रोजन है, क्योंकि रॉकेट वगैरह को ऊपर ले जाने में ग्रेविटी के बाहर हाइड्रोजन का ही यूज किया जाता है। सबसे अच्छा फ्यूल्स अर्थ पर। तो इसमें देखिए और अच्छे ढंग से जलता है, इसीलिए प्रयास है साइंटिस्टों का कि आने वाली जो गाड़ियां हैं हाइड्रोजन से ही चलाई जाए और इससे पॉल्यूशन नाम की चीज नहीं होती। और आजकल जो बहुत बड़ी समस्या है पॉल्यूशन। देखिए मीथेन में ईच कार्बन एटम के साथ 4 हाइड्रोजन है, इसमें है ईच कार्बन एटम के साथ 2 या 3 है, और हाइड्रोजन एक बहुत ही अच्छा फ्यूल है। तो सीधे कहेंगे कि मीथेन में ईच कार्बन एटम कनेक्टेड 4 हाइड्रोजन एटम, और ब्यूटेन में ईच कार्बन एटम कनेक्टेड 2 या 3 हाइड्रोजन। देयरफॉर the hydrogen atom methane produce large amount of heat than butane.
देयरफॉर मीथेन इज बेटर फ्यूल्स देन ब्यूटेन। ठीक है, तो इस तरह के सवाल हैं कंबस्टन, है ना। अब नेक्स्ट डे हम लोग इस पर बात करेंगे।